हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखिए आज का चैप्टर देखते हैं, अध्याय 7। इससे पहले आपके 6 चैप्टर मैंने आपके करवा दिए हैं। आपका क्लास 6 का साइंस वो है, क्या कहते हैं इसको, हिस्ट्री, ठीक है। और अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मैंने आपको 6 से 10 तक का पूरा साइंस करवा दिया है। और देखिए 6 से 12 तक का मैंने आपको भूगोल करवा दिया है, NCERT का। अभी हिस्ट्री चलेगा और हिस्ट्री के बाद जो है आपका इकोनॉमी वगैरह जो भी बचता है, जिसको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट कीजिए, तो आपका जो है इसके बाद हिस्ट्री के बाद वो भी पढ़ा दिया जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब देखते हैं आगे आगे देखेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोशन के रुपए, तो एक छोटी सी कहानी दी हुई है, देखिए इधर पे। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिला। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा। उसे एक नया CD खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित बने हुए हैं। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? सोचने वाली बात है कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, क्या राज है इसका। तो देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य था अशोक का, ठीक है। तो एक आपका अशोक स्तंभ इधर पर बना हुआ है, तो यही चीज़ नोट में बनी हुई थी। एक बहुत बड़ा राज्य, एक सम्राट, अशोक सम्राट, ठीक है। अशोक सम्राट के बारे में बताया गया है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, जो शेर आप देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, ठीक है। अध्याय 6 में थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, सारनाथ पढ़ा था। किसने बनवाया था सारनाथ? अशोक ने। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। क्या किया गया? अभिलेख लिखवाए गए पत्थरों पे। किसके कहने पर? अशोक के कहने पर। इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, चलिए इसको जान लेते। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कब की थी? 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। सीधा पूछेगा एग्जाम में, चाणक्य की पुस्तक का नाम या फिर अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो बता देना किसने लिखी थी। चाणक्य ने। चाणक्य किसके दरबार में पाया जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार हुआ, जो कि अशोक के पिता थे। फिर बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया, ठीक है। तो इन तीन राजाओं के शासनकाल में जो कौटिल्य या चाणक्य था आपका, ये रहा है। एग्जाम में पूछता है कि जो चाणक्य था वो जो है मौर्य साम्राज्य में था, तो मौर्य वंश के कितने राजाओं तक इसने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इसके बाद अशोक। चलिए देखिए, ये तो लिखा हुआ है इसमें वंश। देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। और इन तीनों राजाओं में रहा आपका चाणक्य। चलिए देखिए आगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसमें देखिए काले बिंदु से मानचित्र किए गए हैं, तक्षशिला, उज्जैन, कौटिल्य, है ना। चलिए देखिए आगे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही, उज्जैन रही, तक्षशिला रही। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने के लिए मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते से पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी
अधिकारी शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। आज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं आपके। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। तो आज भी यही चीज़ है। राजस्थान चले जाइए, अलग भोजन मिलेगा, अलग कपड़े मिलेंगे, अलग भाषाएं मिलेंगी। यूपी, एमपी, जैसे जैसे राज्य चेंज होंगे तो आपका पहनावा बदलेगा, है ना, खाना बदलेगा, भाषाएं बदलेंगी। वही चीज़ पहले थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है ना। आगे देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। वहीं रहता था सम्राट, राजा वहीं रहता था, तो सीधा नियंत्रण कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब जहाँ रहेंगे उस स्थान की परंपराएं नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता तक कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो इसलिए जहाँ रहेंगे वहीं की परंपराओं और नियमों का पालन किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, फैले हुए क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मार्गों पर नियंत्रण रखेंगे तो क्या होगा, जो कोई भी निकलेगा उस हर व्यक्ति पर नियंत्रण रहेगा। और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। क्यों? क्योंकि नदियों से बहुत चीज़ें होती थी। नदियों से आपका पानी मिलता था, सिंचाई के लिए पानी मिलता था, ठीक है। तो बिना पानी के कुछ होता नहीं था, इसलिए नदियों के लिए वो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। नदियों पर नियंत्रण रखा जाता था। चलिए आगे, जो कि कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था, है ना। नदियों के द्वारा भी तो आपका आवागमन होता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। बिल्कुल। देखिए नजराना क्या है। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। कर का आपका एक नियम था, 6 महीने में करेंगे, फसल आने पे करेंगे, लेकिन नजराने का ऐसा कुछ नहीं था। नजराने का क्या है, आपका सड़क पर खड़े हो गए, ठीक है, दक्षिण भारत से लोग बाग आ रहे हैं सोने या फिर कीमती पत्थर लेके, तो वहाँ से इकट्ठा आपका कर लिया जाता था। इसको कहते थे नजराना, है ना। इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। लोग बाग आराम से इसको देते थे। राजधानी में सम्राट, देखिए इसको राजधानी में सम्राट आपका टॉपिक दिया हुआ है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। एग्जाम में पूछता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो कि यूनानी राजा था, और राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश देख रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर
शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने तथा चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो साम्राज्य के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उन्हें उनकी हत्या करने की कोशिश न कर दी जाए। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाना को चखते थे। उस खाना को वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग जगह सोएंगे। एक कमरे में सो लिए, अब सबको पता चल गया कि राजा आज यहाँ रुका है, तो हो सकता है उनकी हत्या ना कर दी जाए सोते वक्त, तो दूसरी जगह जाके सोएंगे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जानिए। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है दीवार से, जिसमें 570 बुर्ज बने हुए हैं और 64 दरवाजे बने हुए हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है, ठीक है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल एकदम अच्छी सुरक्षा रहती थी आधुनिक पटना, बिहार की राजधानी। और अंत में जंगल वाले इलाके मिलते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, कोई मतलब नहीं है, आराम से रहो। उन्हें यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देते थे। तो यही तो आपका कर होता था कि जो जंगल में लोग बाग रहते थे उनसे मौर्य राजा जो थे क्या लेंगे, हाथी लेंगे, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ले लेते थे। आगे देखिए, अशोक एक सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जो कि आपकी एक क्षेत्रीय भाषा थी। तो आपका जो अशोक के नाम से सबसे प्रसिद्ध युद्ध है वो है आपका कलिंग का युद्ध। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए देखते हैं इसको। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर लाए गए। 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, है ना। अब जो युद्ध में आएंगे उन लोगों को सबको मार दिया जाता था। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए, और ये ऊपर का ब्यौरा है कि 1 लाख, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, ठीक है। तो अशोक ने ये चीज़ देखी। जब जो लोग अपने सगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धम्म पालन करने तथा दूसरों को उनकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म, ठीक है। अब धम्म अपनाया किसने? अशोक ने। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, है ना। इसके बदले उन्हें एक सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म जो है आपका धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक ने कलिंग लड़ाई के बाद क्या किया? इसने जो है युद्ध करना छोड़ दिया और अभिलेख लिखवा दिए ताकि आगे के लोगों के लिए शिक्षा हो, है ना, कि धम्म अपनाएं ना कि युद्ध करें। चलिए आगे देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। आगे देखिए, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसे कई समस्याएं थीं
जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनमें साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। समाज की बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था सिर्फ धर्मों के कारण। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। क्यों? धर्म के कारण। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देने लगे। धम्म की शिक्षा देने लगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक स्तंभ, ठीक है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे, यानी दूसरे देशों में भी, पूरे उपमहाद्वीप में इसका फैलाव किया कि धम्म का प्रचार किया जाए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विशाल विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अब देखिए क्या है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे, ये चीज़ें भी उन्होंने खुदवा रखी थी, अभिलेख लिखवा रखे थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म होते हैं, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम की नहीं है। अशोक ने बोला ये कर्मकांड किसी काम की नहीं है। आगे देखिए, इसके बदले यदि आप दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगा। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? देखिए ये हैं, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करना सीखें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना सीखें। तो ये चीज़ करें, ना कि अनुष्ठान, है ना। देखिए अब आगे, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ना। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करती हुई उसका आदर करें, एक दूसरे के धर्म का आदर करें, माने उस चीज़ को। चलिए आगे देखिए क्या है। ये आपकी कुछ लिपि लिखी हुई है, अक्षर बनाया गया है छोटा। ये आरंभिक लिपि में है, ये देवनागरी हिंदी में है, ये बंगला में है, ये मलयालम में है, ये तमिल में है, छोटा बना हुआ है। आगे देखिए, अन्यत्र में आपका क्या दिया हुआ है? चीन की दीवार का निर्माण दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। बताइए 200 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक इसका निर्माण चला, है ना, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रहती थी। इनका क्या था, ये इस प्रकार से दीवार बदली, ठीक। अब राजा आया, राजा ने क्या किया, राजा ने ये क्षेत्र भी जीत लिया। मान लीजिए इधर चीन है, ये नीचे का हिस्सा चीन है, ठीक। अब राजा ने ये वाला हिस्सा जीता। तो अब क्या किया जाएगा कि ये जो दीवार है इतनी तो बनी है, अभी जो इधर से अभी इस प्रकार से बनाई जाएगी, यानी ये वाला हिस्सा इसका तोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से जब दीवार बनी तो कितना समय लगेगा? पहले मशीन तो चलती नहीं थी कि जल्दी जल्दी बन जाए, तो बहुत समय लगा, है ना, सालों लग गए, हजारों साल लगे इसमें। दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रहती थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी दीवार है, 6400 किलोमीटर, तथा पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है ना। देखिए इधर पे 1 मिनट के लिए अगर आपको दिख जाए तो ये देखिए इधर पे कितनी चौड़ी है, एकदम सड़क जैसी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। ये बने हुए हैं घर टाइप के, यहाँ लोग बाग रहते थे, वो फिर देख रेख करते थे कि क्या हो रहा है। 6400 किलोमीटर की लंबी दीवार है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न है? चलिए आगे देखेंगे इसको क्या है।
उपयोगी शब्द दिए हुए, क्वेश्चन आंसर दिए हुए, जो कि मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैप्टर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको पूरा एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट पूरा एनसीईआरटी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, साइंस, भूगोल, पूरा एनसीईआरटी आपको इसमें जो है आपका पूरा इस चैनल पर मिल जाएगा। अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।